हाँ जी, हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। शेयर कैपिटल जो लोग शेयर्स परचेज करते हैं कंपनी के, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन है हमारी वो ये है कि शेयर होल्डर और मेंबर में डिफरेंस क्या है। तो मेंबर ऑफ द कंपनी इज अ पर्सन हु हैज़ एग्रीड टू बी अ मेंबर एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब हर शेयर होल्डर जो है वो लाजमी नहीं है कि कंपनी का मेंबर भी हो। और नॉर्मली जो मीटिंग्स होती हैं कंपनी की उसमें मेंबर्स ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेंबर के लिए जो ज़रूरी शर्त है कि उसका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो और वो खुद से एग्री करे कि वो मेंबर बनेगा। अनटिल द ट्रांसफ़र इज़ एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे जो चीज़ है कि खाली जो डिलीवरी ऑफ शेयर्स है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स डज नॉट मेक द ट्रांसफ़र अ मेंबर। मतलब अगर एक बंदा जो है उसके पास शेयर्स हैं और वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देता है, तो शेयर ट्रांसफ़र करने से जो जिसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो मेंबर नहीं बनेगा। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एक बंदा जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है वो अपने शेयर किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है, तो जिस बंदे को शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली मेंबर नहीं बनेगा अनटिल द ट्रांसफ़र इज़ एंटर्ड इन द रजिस्टर। जब तक उस नए शेयर होल्डर का नाम जो है वो रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाता। उसके बाद जो दूसरी टेक्निकल टर्म है वो है सब्सक्राइबर शेयर्स। अब सब्सक्राइबर्स बेसिकली कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने मेमोरेंडम में एज अ सब्सक्राइबर अपना नाम एंटर किया, एग्री किया, सिग्नेचर किए और उन्होंने एग्री किया कि दे विल बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब जो भी सब्सक्राइबर था उसके लिए एक शर्त ये थी कि एटलीस्ट उसके पास एक शेयर होना ज़रूरी है। एज सुन एज द कंपनी इज फॉर्म देयर नेम शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो जो सब्सक्राइबर हैं जैसे ही कंपनी फॉर्मेशन होती है तो उनके नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि जब उन्होंने सब्सक्राइब किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तो दे एग्रीड टू बिकम अ मेंबर। तो ये भी पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है। अदर्स पर्सन्स में एक्वायर शेयर्स एंड बिकम मेंबर्स बाय अप्लाइंग एंड बीइंग अलॉटेड शेयर्स। कि उनको कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, उन्होंने अप्लाई किया कि हमें भी शेयर्स दिए जाएँ, ठीक है, और उनको शेयर्स दिए गए और उसके बाद वो एग्री कर गए कि हम मेंबर बनना चाहते हैं। तो एक तो सब्सक्राइबर शेयर्स जो हैं, तो जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम हैं वो तो ऑटोमेटिकली फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो लोग शेयर्स परचेज करेंगे वो खुद एग्री करेंगे कि हम मेंबर बनेंगे, तो तभी वो मेंबर बनेंगे। बाय प्रेजेंटिंग टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स टू दम। अगर एक मेंबर है वो उनको शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहा है तो जो ट्रांसफरी है वो भी क्या होगा, मेंबर बन जाएगा। बाय अप्लाइंग एज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी, या वो किसी मेंबर के, डिसीज्ड मेंबर के या बैंकरप्ट मेंबर के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अप्लाई करते हैं या ट्रस्टी के तौर पर अप्लाई करते हैं तो तब भी वो मेंबर बन सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो चार तरीक़ों से बनेंगे। नंबर वन, जो सब्सक्राइबर टू द मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली जैसे ही कंपनी फॉर्मेशन होगी उनका नाम मेंबर्स रजिस्टर में एंटर कर लिया जाएगा। कोई भी शेयर होल्डर्स जो कि शेयर्स परचेज करते हैं कंपनी के और वो चाहते हैं कि वो कंपनी के मेंबर बने, वो मेंबर बन जाएंगे। एक ऐसा शेयर होल्डर जिसको शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं वो अपना नाम मेंबर रजिस्टर में एंटर कर सकता है, या कोई भी ऐसा बंदा जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अप्लाई करता है कंपनी को या ट्रस्टी के तौर पर अप्लाई करता है। और वो रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी किसके होंगे, डिसीज्ड मेंबर के जो फोत हो चुका है या बैंकरप्ट मेंबर के। अब मेंबर बनेगा कैसे? ये चार ऑप्शंस हो गई। मेंबर बनने के लिए शर्त ये है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रजिस्टर में नाम एंटर होना ज़रूरी है। मेंबर ख़त्म होगा कैसे होगा? देयर आर 8 वेज इन विच अ मेंबर सीजेस टू बी सो। अब वो 8 वेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जनरल वे में ही इसको याद रख सकते हैं आप। दे ट्रांसफ़र ऑल देयर शेयर्स टू अनदर पर्सन एंड द ट्रांसफ़र इज़ रजिस्टर्ड। कि वो ट्रांसफ़र को रजिस्टर, अब अगर ट्रांसफ़र कर दिए हैं लेकिन अभी तक वो रजिस्टर नहीं हुआ, ट्रांसफ़र कंपनी के नॉलेज में नहीं आया,
तो बेशक सारे ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने शेयर, स्टिल वो मेंबर रहेंगे अनलेस के ट्रांसफ़र को बाकायदा मेंबर्स रजिस्टर में रजिस्टर किया जाए। मेंबर फोर्थ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो मेंबर नहीं रहेगा। शेयर्स ऑफ बैंकरप्ट मेंबर आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ देयर ट्रस्टी, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर बैंकरप्ट मेंबर है जो मर गया तो वो तो ऑटोमेटिकली मेंबर के तौर पर ख़त्म हो गया, लेकिन जो बैंकरप्ट मेंबर है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोई बंदा अप्लाई करता है तो वो बैंकरप्ट मेंबर खुद ख़त्म हो जाएगा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है या ट्रस्टी है वो मेंबर बन जाएगा। अ मेंबर हु इज़ माइनर रेपुडिएट देयर शेयर्स, वह माइनर था, उसके भी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था तो जैसे ही मेजर हुआ तो उसने वो जो शेयर्स उसके सपोज एप्लीकेशन दी हुई थी तो वो जैसे ही मेजर हुआ तो उसने कहा मैंने शेयर्स परचेज नहीं करने। अब वो पहले मेंबर था लेकिन उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेपुडिएट कर दिया तो वो मेंबर नहीं रहेगा। अ ट्रस्टी ऑफ बैंकरप्ट मेंबर डिस्क्लेम्स देयर शेयर्स, बैंकरप्ट मेंबर का जो ट्रस्टी है वो मेंबर बन सकता है अगर वो अप्लाई करता है कंपनी को कि वो बैंकरप्ट के भी की बजाय मेंबर बनेगा, लेकिन अगर वो डिस्क्लेम कर देता है उन शेयर्स को तो फिर भी वो मेंबर ख़त्म हो जाएगा। अ कंपनी फॉरफिट्स और एक्सेप्ट्स द सरेंडर ऑफ शेयर्स, एक बंदा अपने शेयर्स जो है वो कंपनी को सरेंडर करता है, वापस दे देता है और कंपनी उसको एक्सेप्ट कर देती है तो वो बंदा मेंबर नहीं रहेगा। अ कंपनी सेल्स देम इन एक्सरसाइज ऑफ अ लीन, कंपनी जो है वो जो शेयर्स हैं उनको सेल आउट कर देती है किसी दूसरे बंदे को, तो इन दैट केस भी जो है वो बंदा जो है वो मेंबर नहीं रहेगा। अ कंपनी इज़ डिज़ोल्व एंड सीज टू एग्जिस्ट, अब अगर एक कंपनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। जब वो शेयर होल्डर ही नहीं रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर भी नहीं रहेंगे। अब ये 8 8 वेज हैं, इसमें सबसे पहली बात जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, ट्रांसफ़र शेयर कर दे कोई, ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी शर्त ये है कि ट्रांसफ़र रजिस्टर होना चाहिए, मेंबर फोर्थ हो जाएगा डेफिनेटली वो मेंबर नहीं रहेगा। बैंकरप्ट मेंबर है और उसकी बिहाफ पे कोई और पर्सन जो है वो अप्लाई करता है तो वो जो अप्लाई करेगा वो मेंबर बन जाएगा, लेकिन बैंकरप्ट खुद जो है वो मेंबर नहीं रहेगा। उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक माइनर था उसने शेयर्स परचेज किए लेकिन बाद में उसने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेपुडिएट कर दिया, फिर भी वो मेंबर नहीं रहेगा। ट्रस्टी जो है जिसने अप्लाई किया था लेकिन वो बाद में डिस्क्लेम कर देता है शेयर्स को तो वो मेंबर नहीं रहेगा। कंपनी को एक बंदा अपने शेयर सरेंडर कर देता है और कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तब भी वो मेंबर नहीं रहेगा। कंपनी जो है उसने शेयर सेल किए हुए हैं अगेंस्ट एसेट, एक्सरसाइज ऑफ अ लीन का मतलब ये है कि वो एसेट के अगेंस्ट टू कीप द पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी जो है वो शेयर सेल किए गए हैं, तो इन दैट केस भी वो शेयर होल्डर जो है वो मेंबर नहीं ख़त्म हो जाएगा, उसको उसके बदले में प्रॉपर्टी ले ली गई, उसके शेयर्स दे दिए गए। अ कंपनी इज डिज़ोल्व तो ऑटोमेटिकली क्या है, मेंबर ख़त्म हो जाएंगे, जब शेयर होल्डर ही नहीं रहेंगे तो मेंबर्स भी नहीं रह सकते। अब किसी भी कंपनी के जो हैं वो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, तो दोनों पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए शर्त जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 1 होने चाहिए, देयर इज़ नो मैक्सिमम मेंबर्स। अब और ये याद रखना है कि मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस है, ठीक है। तो रजिस्टर अ मेंबर मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट दैट देयर इज़ ओनली वन मेंबर एंड गिव देयर एड्रेस। वेयर कंपनी एज अ सोल मेंबर, अगर उसका एक ही मेंबर होगा तो फिर शराइत क्या हैं कि रजिस्टर अ मेंबर्स में स्टेटमेंट दैट देयर इज ओनली वन मेंबर, वो ये मेंशन होना चाहिए, एंड गिव देयर एड्रेस। कोरम, द एक्ट ऑटोमेटिकली परमिट्स अ कोरम ऑफ 1 फॉर जनरल मीटिंग। अब कोरम क्या होता है, वो ये है कि मिनिमम फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 10 मेंबर्स हैं तो मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए, फॉर एग्जांपल 75%, तो इसका मतलब है 8 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि कोरम पूरा है। अब अगर मेंबर ही एक है तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि एक बंदा अगर होना चाहिए, मीटिंग है तो फिर एक बंदा लाजमी मौजूद होगा तो तभी कोरम पूरा होगा। अब नेचर ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल, तो शेयर क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट है किसी भी बंदे का कंपनी में, एक डॉक्यूमेंट है,
जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके बदले में जो है वो उसको डॉक्यूमेंट दिया जाता है। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल एक शेयर की फेस वैल्यू $1 है, तो अगर मैं 1000 शेयर्स परचेज करता हूँ तो मुझे $1000 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक शेयर की वैल्यू $0.5 है तो मैं $1000 के शेयर परचेज करूँगा तो मुझे 2000 शेयर्स मिलेंगे। हाँ जी, अब शेयर्स के जो की पॉइंट है, शेयर की डेफिनेशन क्या है जी? द शेयर मस्ट बी पेड फॉर। अब पेड फॉर है तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में कि अनपेड पोर्शन भी होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो है ये लाइबिलिटी है मेंबर्स की कि जो अनपेड कैपिटल है वो पे करें। इट गिव्स अ प्रोपोर्शनेट एंटाइटलमेंट। अगर कंपनी के टोटल 10,000 शेयर हैं उसमें से 1,000 मेरे पास हैं तो इसका मतलब है मेरे पास 10% शेयर है। इट इज़ फॉर्म ऑफ bargain between shareholders which underlies such principles as majority controlled and minority protection। अब इसमें ये चीज़ है कि एक अंडरलाइन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि जो मेजॉरिटी है वो कंपनी को कंट्रोल करेगी, लेकिन माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नॉमिनल वैल्यू या पावर वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप इसको पढ़ चुके हैं। शेयर जो है वो किसी भी पर्सन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो अगर फोत हो जाएगा तो उसके जो सक्सेसर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू करना चाहती है, जो उसको रजिस्ट्रार जो है वो ऑथराइज कर देता है कि आप इसको इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसमें इशूड एंड अलॉटेड शेयर कैपिटल, तो उसमें से जितना शेयर कैपिटल इशू किया जाएगा वो इशूड शेयर कैपिटल है। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ क्या आ जाएगी? ऑथराइज्ड, उसमें कुछ इशू हो जाएगा और कुछ अनइशूड होगा। अब जो इन इशूड होगा उसमें से कुछ पेड अप होगा और कुछ अनपेड होगा, और जो अनपेड है उसमें से कुछ कंपनी अगर पैसे मांग लेती है तो वो क्या है? कॉल्ड अप, और जिसके पैसे नहीं मांगे वो अनकॉल्ड है। ऑथराइज्ड, इशूड और अनइशूड। इशूड जो है वो आगे पेड अप और अनपेड। पेड अप वो जो कंपनी को पे कर दिया गया। फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर लिया $1 का, उसमें से 0.60 पे कर दिया तो 0.40 अनपेड है। उस 0.40 में से 0.30 कंपनी ने मांग लिए मेरे से, वो कॉल्ड अप है। 0.10 जो है वो अनकॉल्ड है। अब इशूड एंड अलॉटेड जो है वो बेसिकली लॉ में इशूड की जो है वो टर्म यूज़ नहीं हो रही होती, allotted की यूज़ हो रही होती है। अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ रिक्वायर्ड शेयर होल्डर्स टू पे नाउ और इन द फ्यूचर ऑन द शेयर्स इशूड। फौरी तौर पर भी वो मांग सकती है या किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट के लिए भी मांग सकती है। पेड अप शेयर कैपिटल इज द अमाउंट विच शेयर होल्डर्स हैव एक्चुअली पेड ऑन द शेयर इशूड एंड कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप में से कुछ फॉर एग्जांपल फौरी मांग लिया तो वो ऑटोमेटिकली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अभी पे नहीं किया वो अनकॉल्ड रहेगा। उसके बाद ये तो बात होगी शेयर कैपिटल की। दूसरा जो कैपिटल है, अब ये बात याद रखनी है कि अकाउंट्स में आप लोग कैपिटल की टर्म जो यूज़ करते रहे हैं पहले वो ओनर्स इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब जो कैपिटल है वो बेसिकली टोटल इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, तो उसको हम इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल या लोन कैपिटल कहते हैं। इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है, लोन कैपिटल लोन है। तो लोन कैपिटल बेसिकली जो है डिबेंचर्स हैं या कोई भी और लॉन्ग टर्म जो लोन है उसको हम क्या कहेंगे? लोन कैपिटल। अब आगे टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो सबसे पहले हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ऑर्डिनरी जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये बेसिकली इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी की जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कर रहे होते हैं। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर वो हमेशा रेजिजुअल होता है, यानी कि
प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा, फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे किया जाएगा, और फिर अगर कुछ बच जाएगा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसी तरह अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो एसेट्स जो सेल किए जाएंगे उससे पहले सबसे पहले लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, और फिर जो बच जाएगा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आ गई बात क्लास राइट्स की। होता ये है कि कोई भी जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेयर्स है, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, फिर प्रेफरेंस में एक्यूमुलेटिव, नॉन एक्यूमुलेटिव, वो हम आगे देखेंगे। हर एक शेयर के साथ जो शेयर होल्डर है उसको कुछ राइट्स मिल रहे होते हैं। वो उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेयर्स है, उसके साथ वो राइट्स अटैच है। वो स्पेशल राइट्स बेसिकली किन किन एरियाज के हैं? डिविडेंड। अब सबसे पहली बात मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि डिविडेंड की अगर हम बात करें तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनको जब डिविडेंड पे किया जाता है तो सबसे आखिर में पे किया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स तो देना ही देना है। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, और उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल, तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो सेम उसी तरह से है कि पहले क्रेडिटर को एसेट को सेल किया जाएगा, पहले क्रेडिटर को पे किया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी, और उसके बाद जाके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी। वोटिंग के टाइम पे जो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग है, वो वोटिंग राइट्स जो हैं वो नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। इसी तरह राइट टू अपॉइंट और रिमूव अ डायरेक्टर, तो वो भी नॉर्मली जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो करें, डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनको प्रेफर किया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो प्रायर राइट टू रिसीव अ फिक्स डिविडेंड, दिस राइट इज नॉट अ राइट टू कंपेल पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड। अब यहाँ पे फिर जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो वो आगे दो टाइप्स के हैं, एक्यूमुलेटिव और नॉन एक्यूमुलेटिव। जो एक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर डिविडेंड इस साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ इतना, उनको पूरा डिविडेंड, फॉर एग्जांपल उनका डिविडेंड बनता था 8000, जबकि नेट प्रॉफिट ही हुआ है 4000, तो उनको 4000 पे कर दिया जाएगा, 4000 एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर उनका जो डिविडेंड बनेगा वो 12000 है। लेकिन नॉन एक्यूमुलेटिव में जो मिल गया, जो रह गया वो रह गया, यानी कि अगले साल फिर वो 8000 के ही इंटाइटल्ड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, वो लिखा ही इसी तरह से जाता है 8% प्रेफरेंस शेयर्स। अब 8% प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो बेसिकली, इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स होगी वो उनका 8% उनको डिविडेंड दिया जाएगा। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिविडेंड ओवर एंड अबव देयर फिक्स्ड डिविडेंड, जो फिक्स्ड है वही मिलेगा, एंड सीजेस टू बी एंटाइटल्ड टू एरियर्स ऑफ अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। ये पॉइंट याद रखना है कि वो डिविडेंड जो डिक्लेयर नहीं हुआ और कंपनी वाइंड अप हो गई है तो वो डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा। हाँ जी, as record the priority dividend entitlement, a right is merely to receive a dividend at the specified rate before any other dividend may be paid or declared. It is not a right to compel the company to pay the dividend. Compel वो नहीं कर सकते, उनके पास right है कि कोई भी और dividend यानी कि ordinary dividend देने से पहले उनको dividend pay किया जाएगा। The company can decline to pay the dividend if it decides to transfer available profits to reserve instead of using the profits to pay the preference डिविडेंड। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है, प्रायोरिटी है, उनको डिविडेंड पे होगा, लेकिन वो कंपेल नहीं कर सकते कंपनी को, और कंपनी जो है वो ये डिसाइड कर सकती है कि उनको डिविडेंड पे ना किया जाए।
द राइट टू रिसीव अ प्रेफरेंस डिविडेंड इज डीम टू बी क्यूमुलेटिव अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टेटेड। अब अगर कंपनी ने इस साल डिविडेंड पे नहीं किया तो अगले साल जो इस साल का है और अगले साल का है वो दोनों मिला के पे किए जाएंगे। अनलेस कॉन्ट्ररी इज स्टेटेड यानी कि नॉन एक्यूमुलेटिव है, तो इसका मतलब है जो इस साल नहीं मिला तो अगले साल सिर्फ अगले साल का मिलेगा, इस साल वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में भी कि अगर वो एक्यूमुलेटिव है भी लेकिन वो डिक्लेयर नहीं हुआ और कंपनी सीज हो जाती है तो अनडिक्लेयर डिविडेंड जो है वो उनको नहीं मिलेगा। इफ अ कंपनी विच हैज एरियर्स ऑफ अनपेड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड गोज इनटू लिक्विडेशन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर सीज टू बी एंटाइटल्ड टू द एरियर। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। हमने पहली बात ये की कि अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है और अनडिक्लेयर डिविडेंड है जो कि उनको मिला नहीं है तो वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है दो नॉट येट पेड तो फिर उनको मिलेगा। या आर्टिकल में ये एक्सप्रेसली लिखा गया है कि लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जितना भी या मेंबर्स जितने भी हैं उनको उनका एरियर्स जो हैं वो पे किए जाएंगे तो तब भी पे किया जाएगा। Holders of preference shares have no entitlement to participate in any additional dividend over and above their specified rate क्योंकि उनका fixed rate होता है। In all other respects, preference shares carry the same rights as ordinary shares unless otherwise stated। यानी कि नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वही राइट्स हैं जो शेयर होल्डर्स के पास हैं। लेकिन अगर हम स्टेट कर देते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स और हैं और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास राइट्स और हैं तो फिर डिफर भी कर सकते हैं। मोर यूजली इट इज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर टू कैरी प्रायोरिटी राइट्स टू रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो मैं ये बात कर चुका हूँ कि एसेट बेचे जाएंगे पहले उनको पे किया जाएगा। दे आर नॉट टू कैरी आर राइट टू वोट, ये भी मैं बात कर चुका हूँ। आर वोटिंग इज परमिटेड इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेज, मतलब हर केस में वो वोट नहीं कर सकते। When a preference shares carry a priority right or return of capital, the result is that the amount paid up of the preference shares saved £1 on each one share is to be repaid। तो उनको पहले पे किया जाएगा। अब यहाँ पे बात अगर हम कंक्लूड करें तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मतलब हम ये करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते लेकिन उनको प्रायोरिटी होती है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लेकिन अगर कुछ भी स्टेटेड नहीं है, ये प्रायोरिटीज उनको दी नहीं गई स्पेसिफिकली, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो बराबर होंगे। अब रिडीमेबल शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि कंपनी जो है वो एक स्पेसिफाइड डेट के बाद वापस ले सकती है। वो रिडीम करके उनको कैश दे दे या उसके बदले में कोई और शेयर्स दे दे या उनके बदले में बॉन्ड्स दे दे। ट्रेजरी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि कंपनी परचेज करती है लेकिन उसको कैंसल नहीं करती। द परचेज डेट आर देन हेल्ड बाय द कंपनी इन ट्रेजरी which means the company can reissue them without the usual formalities. They can only be sold for cash and the company cannot exercise the voting rights which attach to them। ये दो important points हैं। नंबर वन कि जो ट्रेजरी शेयर्स हैं आज कंपनी ने शेयर्स परचेज कर अपने ही शेयर मार्केट से परचेज करके उनको कैंसिल नहीं किया तो वो शेयर्स क्या कहलाएंगे? ट्रेजरी शेयर्स कहलाएंगे। उन ट्रेजरी शेयर्स को लेटर ऑन कंपनी सेल कर सकती है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कैश के अगेंस्ट सेल हो सकते हैं। और उन कंपनी शेयर्स के साथ ट्रेजरी शेयर्स के साथ जो वोटिंग राइट्स अटैच हैं कंपनी उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अब उसके बाद है वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स। अगर आप किसी भी टाइप ऑफ शेयर्स के जो क्लास राइट्स हैं उनको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शर्त है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए एट लीस्ट 3/4 यानी कि 75% ऑफ वोट्स कास्ट एट अ सेपरेट क्लास मीटिंग। और ये ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं होगी कि सेपरेट क्लास मीटिंग होगी और बाय रिटन कॉन्सेंट। अ वेरिएशन क्लास राइट इज एन अल्ट्रेशन इन द पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स। वो बात वही है कि उसके राइट्स जो हैं वो वोटिंग राइट्स हैं या डिविडेंड्स हैं या राइट टू अपॉइंट और रिमूव द डायरेक्टर है उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसकी शर्त क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन passed by 3/4 majority cast either at separate meeting of the class or by written consent। मतलब वो दोनों सूरतों में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं या सेपरेट मीटिंग ऑफ क्लास जो हेल्ड की गई है उसमें करें या अपना रिटर्न कंसेंट दे दें। इफ़ एनी अदर रिक्वायरमेंट्स आर इम्पोज्ड बाय द कंपनी
is article, then these must also be followed. When variation rules apply, it is not variation of class rights to issue shares to new members, to subdivide shares of another class, to return capital to preference shareholders, or to create new class of preference shares. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी हमने शेयर्स इशू किए हुए थे. इट इज़ नॉट वेरिएशन ऑफ क्लास राइट टू इशू शेयर्स टू न्यू मेंबर्स. हम नए मेंबर्स को शेयर इशू करना चाहते हैं. क्यों करना चाहते हैं? टू सब डिवाइड शेयर ऑफ अनदर क्लास. फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनको हम सब डिवाइड करना चाहते हैं, उनसे हम शेयर्स लेके उनके बदले में नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इसको हम वेरिएशन ऑफ क्लास नहीं कहेंगे. वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन वही शेयर होल्डर्स उन्हीं शेयर्स के जो राइट्स हैं उनको हम क्या करें, चेंज कर रहे हैं, तो वो वेरिएशन ऑफ क्लास कहलाएगी, वेरिएशन ऑफ राइट्स कहलाएगी. अगर हम न्यू मेंबर्स को शेयर इशू कर रहे हैं तो वो वेरिएशन ऑफ राइट्स नहीं कहलाएगी. एग्जाम्पल, नॉट वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है. टू इशू शेयर्स ऑफ द सेम क्लास टू अलॉटी हु आर नॉट ऑलरेडी मेंबर ऑफ द क्लास. उसी अलॉटी को हम सेम क्लास के नए शेयर्स इशू कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मेंबर ऑफ द क्लास नहीं है. टू इशू शेयर्स ऑफ द सेम क्लास, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स थे, हमने एक और मेंबर को प्रेफरेंस शेयर्स, एक और बंदे को प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए जिसके पास ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे. अब क्या हुआ, उसको प्रेफरेंस शेयर्स मिले तो उन शेयर्स के साथ जो राइट्स अटैच्ड हैं वो भी उसको मिल गए, लेकिन ये वेरिएशन ऑफ राइट्स नहीं कहलाएगी. To subdivide shares of another class with the incidental effect of increasing the voting strength of that other class. फॉर एग्जाम्पल, हमने शेयर 1000 इशू किए हुए थे और एक शेयर पाउंड 1 का था. अब हमने उससे वो पाउंड 1 वाले शेयर वापस ले लिए और उसको 0.5 वाले 2000 शेयर्स दे दिए. अब पहले उसके पास 1000 वोट्स थी, अब उसके पास 2000 वोट्स हो गई, तो ये वेरिएशन इन राइट्स नहीं कहलाएगी. टू रिटर्न कैपिटल टू द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उसको हम उसका रिटर्न कैपिटल वापस कर रहे हैं, तो ये भी क्लास राइट्स चेंज नहीं होंगे. टू क्रिएट एंड इशू अ न्यू क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल नए शेयर्स इशू किए हैं विद प्रायोरिटी ओवर एन एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के, और उन जो न्यू प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको प्रायोरिटी मिल रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के ऊपर, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, बिल्कुल न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये भी क्लास राइट में चेंज नहीं आएगी. अब उसके बाद स्पेशल सिचुएशंस, कोई स्पेशल सिचुएशन बन जाती है, रूटीन की सिचुएशन नहीं है, उसको डील करना है. टू डील विद अनयूजुअल सिचुएशन which in past caused some difficulty, the following rules apply. If the class rights are set by the article and they provide a variation procedure, that procedure must be followed for any variation if it is different to the statutory procedure. यानी कि लॉ में प्रोसीजर कुछ और है लेकिन आर्टिकल में प्रोसीजर कुछ और लिखा गया है, तो आर्टिकल के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा. इफ़ क्लास राइट्स आर डिफाइंड अदरवाइज देन बाय आर्टिकल, आर्टिकल ने क्लास राइट को डिफाइन नहीं किया, एंड देयर इज़ नो वेरिएशन प्रोसीजर, और ना ही आर्टिकल में कोई वेरिएशन प्रोसीजर है. कंसेंट ऑफ 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज़ बोथ नेसेसरी एंड सफिशेंट. तो उस पर्टिकुलर क्लास के जिसके राइट हम चेंज करना चाहते हैं उसका 75% शेयर होल्डर्स का जो कंसेंट है वो नेसेसरी भी है और सफिशेंट भी है. द रूल्स ऑन नोटिस, वोटिंग पोल, सर्कुलेशन ऑफ quorum relating to general meeting relate also to the class meeting when voting on alteration of class rights. तो वो मीटिंग वाले जो रूल्स हैं जनरल मीटिंग के, वही रूल्स जो हैं वो इस पे अप्लाई होंगे. अब क्लास राइट्स जब हम चेंज करते हैं तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 50% से कम शेयर्स हैं, अ डिसेंटिंग माइनॉरिटी होल्डिंग अ 15% और मोर ऑफ द इशूड शेयर्स में अप्लाई टू द कोर्ट विद इन 21 days ऑफ क्लास कंसेंट टू हैव द वेरिएशन कैंसल्ड एज अनफेयरली प्रेजुडिशियल. अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और वो कंबाइन होकर 15% या उससे ज़्यादा बन जाते हैं और वो ये देखते हैं कि जो क्लास राइट के अंदर जो चेंज आ रही है वो अनफेयरली प्रेजुडिशियल है, वो लीगल नहीं है, तो वो कोर्ट को में जाके सू कर सकते हैं विद इन 21 days के क्लास राइट्स को चेंज ना किया जाए.
Whenever class rights are vested under a procedure contained in the constitution, a minority holders of shares of the class may apply to the court to have variation cancelled. तो उसके लिए शर्त क्या है कि उनके पास 15% या उससे ज़्यादा शेयर होने चाहिए, नॉट दैम सेल्स हैव कंसेंटेड टू, और खुद उन्होंने कंसेंट शो ना किया हो, अप्लाई टू द कोर्ट विद इन 21 डेज, और ये शर्त है कि विद इन 21 डेज होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए उनको, और ये साबित उन्होंने करना है कि ये अनफेयरली प्रेजुडिशियल है. इट कैन नॉट हाउएवर modify the terms of the variation. To establish that variation is unfairly prejudicial to the class, the minority must show that the majority was seeking some advantage to themselves as member of the different class instead of considering the interest of class in which they were then voting. कि जो मेजॉरिटी है वो अपने बेनिफिट के लिए ये काम कर रही है, वो माइनॉरिटी के राइट्स को सप्रेस. हाँ जी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड इनिशियल शेयर होल्डिंग, ये एक स्टेटमेंट में है जिसको में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं वो कंपनी ने रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी होती हैं. इस स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, एग्रीगेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स, अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसके साथ प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स ऑफ एनी राइट्स अटैच, वो राइट्स के हैं, डिविडेंड से रिलेटेड है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ पेमेंट की बात है, वोटिंग राइट्स हैं, राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर है, टोटल number of shares in the class, aggregate nominal value of shares of the class, aggregate amount unpaid on total number of shares, unpaid capital जो है उसको शो करना होता है, information that identifies the subscriber to the memorandum of association, वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कौन है, और हर सब्सक्राइबर जो है उसके पास नंबर, नॉमिनल वैल्यू एंड क्लास ऑफ शेयर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और उनमें से कितनी अमाउंट जो है वो पेड अप है और कितनी ऑटोमेटिकली वो पता चल जाएगा कि अनपेड कितनी. अब शेयर्स अगर हमने अलॉट करने हैं, इशू करने हैं, कि नॉर्मली इशुएंस और अलॉटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ वो डेट का डिफरेंस हो सकता है कि इशू पहले किए जाए, अलॉट बाद में किए जाए, लेकिन जो लॉ है वो सिर्फ अलॉटमेंट की टर्म यूज़ करता है. डायरेक्टर्स एक्सरसाइज द डेलीगेटेड पावर टू अलॉट शेयर्स, उनको शेयर होल्डर्स जो है वो ये पावर दे देते हैं कि वो शेयर्स अलॉट कर सकते हैं. अब उनको ये पावर डेलीगेट कैसे की जा सकती है? आइदर आर्टिकल में लिखा जाए या रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग पास की जाए जिसमें उनको ये पावर डेलीगेट की जाए. अब वैसे जनरली अलॉटमेंट और इशुएंस में कोई डिफरेंस मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम उसको हिस्टोरिकली देखें तो अलॉटमेंट और इशुएंस में जो डिफरेंस है वो क्या है? अ शेयर इज अलॉटेड व्हेन द पर्सन टू whom it is allotted acquire an unconditional right to enter in the register of member as the holder of the share. मतलब जब उसके पास अनकंडीशनल राइट आ जाए कि उसका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाए, तो उस डेट को, जिस डेट को ये अनकंडीशनल राइट आएगा, उसको हम अलॉटमेंट डेट कहते हैं. दैट स्टेट इज रीच्ड व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडर द एप्लीकेशन एंड फॉर्मली रिजॉल्व्स टू अलॉट द शेयर, अलॉट कर दिए गए. और इफ द डायरेक्टर्स इम्पोज द कंडीशन, अगर कोई कंडीशन अपोज कर दी जाती है, फॉर इंस्टेंस दैट शेयर्स शुड बी अलॉटेड ओनली ऑन रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, द अलॉटमेंट विद ओनली टेक इफेक्ट व्हेन पेमेंट वाज मेड. जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी, अनकंडीशनल राइट है ना अलॉटमेंट, तो अगर कंडीशन अटैच है तो कंडीशन पूरी करना ज़रूरी है. या इशू ए शेयर इज़ नॉट डिफाइंड टर्म बट यूजली टेकन टू बी लेटर स्टेज एट विच अलॉटी रिसीव्स अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और शेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपनी. अगेन मैंने पहले बता दिया कि इशुएंस डेट को या इशू को लीगली डिफाइन नहीं किया गया. द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी सिंपल एंड इमीडिएट मैटर, वो किसी को भी दे सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसको एक प्रोसीजर ऑफर यूज़ करना पड़ता है. अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब शेयर्स अलॉट करेगी तो तीन तरह के तरीके हैं. पब्लिक ऑफर वेयर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सब्सक्राइबर फॉर शेयर्स डायरेक्टली टू द कंपनी, कोई भी बंदा जो है वो सब्सक्राइब कर सकता है शेयर्स के लिए. ऑफर फॉर सेल एंड ऑफर टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस. पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल में डिफरेंस क्या है, ये बात याद रखनी है. प्लेसिंग एक तीसरी टेक्निकल टर्म है. अ मेथड ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल वेयर शेयर्स आर ऑफर्ड इन अ स्मॉल नंबर ऑफ large blocks to person or institutions who have previously agreed to purchase the share at a predetermined price. कुछ लोगों को
बहुत ज़्यादा, मतलब 10 बंदों को 10-10 हज़ार शेयर दे दिए जाएँ, बजाय इसके कि 100 बंदों को हज़ार-हज़ार शेयर्स दिए जाएँ। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेसिंग। तो इन तीनों टेक्निकल टर्म्स में जो डिफरेंस है वो याद रखना ज़रूरी है। अब प्राइवेट कंपनी लॉट ऑफ शेयर्स, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जो पर्टिकुलर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हीं को शेयर्स देती है। डायरेक्टर्स पावर टू अलॉट शेयर्स, तो हमने बात की कि डायरेक्टर्स को जो है वो पावर्स दे दी जाती हैं, या वो आर्टिकल में मेंशन कर दिया जाता है, या रेजोल्यूशन पास करके मीटिंग में जो है वो डायरेक्टर्स को पावर दी जाती हैं। Directors of private company with one class of shares have the authority to allot shares unless restricted by the article, यानी कि उनके पास वो डायरेक्टर जो प्राइवेट कंपनीज के हैं और कंपनी के सिर्फ एक ही क्लास के शेयर्स हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली पावर है कि वो शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। उनकी इस पावर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अंडरस्टूड होगा कि वो शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनीज विद मोर देन वन क्लास ऑफ शेयर्स में नॉट अलॉट शेयर्स जब तक उनको पावर ना दी जाए। तो ये डिफरेंस याद रखना है। तो प्राइवेट कंपनी जिनके एक ही क्लास के शेयर्स हों, उनके डायरेक्टर्स के पास ऑटोमेटिक राइट है कि वो शेयर्स इशू कर सकते हैं। लेकिन वो पब्लिक कंपनी या वो प्राइवेट कंपनी जिसकी एक से ज़्यादा क्लास ऑफ शेयर्स है, उनके डायरेक्टर्स के पास ऑटोमेटिक राइट्स नहीं हो सकते। विदाउट अथॉरिटी फ्रॉम द मेंबर्स, एनी डायरेक्टर हु लॉट शेयर्स विदाउट अथॉरिटी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट एंड मे बी फाइंड ओवर द अलॉटमेंट रिमेन्स वैलिड, अलॉटमेंट कैंसल नहीं होगी। Preemption rights. If the director proposes to allot equity securities wholly for cash, there is a general requirement to offer these shares to holders of similar shares in proportion to their holding. जैसे हम राइट इशू करते हैं, तो अब जितने परसेंट शेयर्स हैं, तो जो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10% शेयर्स हैं, तो जो नए शेयर्स इशू किए गए हैं उनमें से 10% शेयर्स का मेरे पास राइट है कि उन नए शेयर्स में से 10% शेयर्स मुझे मिलें। Preemption rights are the rights of existing ordinary shareholders to be offered new share issued by the company pro rata. Pro rata मतलब जितनी परसेंटेज है, जितनी प्रोपोर्शन है मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स की, उतने ही मेरे पास शेयर्स आने चाहिए। If company proposes to allot ordinary shares wholly for cash, it has a statutory obligation to offer those shares first to holders of similar shares in proportion to their holding and on the same or more favorable terms as the main allotment. This is known as राइट इशू। तो अगर कंपनी नए शेयर्स इशू करना चाहती है और उसका पर्पज़ सिर्फ कैश ही लेना है, यानी कि वो किसी एसेट के अगेंस्ट शेयर्स इशू नहीं हो रहे या किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास पहला राइट है कि उनको मिलें। अब राइट इशूज़ क्या हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है। मस्ट बी मेड इन राइटिंग इन द सेम मैनर एज अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज सेंड टू मेंबर्स। It must specify a period of not less than 21 days during which the offer may be accepted but may not be withdrawn। यानी कि कम से कम 21 दिन होने चाहिए लोगों के पास कि वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं। Equity securities which have been offered to members in this way but are not accepted may then be allotted on the same terms to non-members। तो पहली राइट किसके पास है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास कि उनको शेयर्स इशू किए जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीएम्पशन राइट। अ प्राइवेट कंपनी में बी बाय इट्स आर्टिकल परमानेंटली एक्सक्लूड दीज रूल्स सो दैट देर इज नो स्टैट्यूटरी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। अब अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे तो जो है वो दूसरे को इशू किया जाता है। अगर अब एक्सक्लूजन ऑफ प्रीएम्पशन राइट है, यानी कि हम जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उसका जो राइट है वो ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट कंपनी किसी को भी शेयर इशू कर सकती है और वो परमानेंटली एक्सक्लूड किया जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी के पास राइट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास राइट नहीं है। Disapplication of preemption rights. Any company may by special resolution resolve that the statutory right of first refusal shall not apply। फर्स्ट रिफ्यूज़ल का मतलब ये है कि पहले एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू ऑफर किए जाएंगे, अगर वो रिफ्यूज़ किए करेंगे तो फिर नॉन मेंबर को इशू किए जाएंगे। Such a resolution to display the right may either be combined with the grant to a director of authority to allot shares or simply permit an offer of shares to be made for cash to a non-member। या तो डायरेक्टर्स को ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो अलॉट कर दें किसी को भी शेयर, या वो शेयर ऑफर कर सकते हैं नॉन मेंबर्स को। ठीक है, तो प्रीएम्पशन राइट बेसिकली क्या है कि सबसे पहला राइट जो है नए शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है और वो भी किसके लिए? फॉर कैश, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फर्स्ट इशू होने चाहिए।
अगर वो इनकार करेंगे तो किसी और को इशू हो सकते हैं। बोनस इशू, तो जब हम अपने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बोनस इशू। इसके लिए दूसरी टेक्निकल टर्म है स्क्रिप इशू, इसको हम कहते हैं, या कैपिटलाइजेशन इशू, कि जो रिजर्व्स हैं उनको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना। इशूइंग शेयर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो अगर हम नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करें तो प्रीमियम है, नॉमिनल वैल्यू से कम पे इशू करें तो डिस्काउंट है। एवरी शेयर हैज़ नॉमिनल वैल्यू एंड मे नॉट बी लॉटेड एट डिस्काउंट टू दैट, कि कंपनी कह रही है कि मतलब कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि वो may not be issued at discount. If shares are allotted at a discount to their nominal value, the allottee, if they agree to the issue, must nonetheless pay the full nominal value with interest at the appropriate rate. Any subsequent holder of such a share who knew of the underpayment must make good the shortfall. अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है तो जो शेयर लेगा उसके लिए लाजमी है कि वो एग्री करे कि वो डिस्काउंटेड वैल्यू फुल नॉमिनल वैल्यू पे करेगा विद इंटरेस्ट एट अप्रोप्रिएट रेट। मतलब डिस्काउंट पे इशू करना सिरे से अलाउड नहीं है। हाँ, अगर वो करेगी तो जो बंदा ले रहा है वो लाजमी जो है वो जो शॉर्टफॉल है वो पे करेगा, वो एग्री करेगा। पार्टली पेड शेयर अप कैपिटल, तो हमने पहले बात की कि अनपेड और पेड अप की बात कर रहे हैं हम। अंडर राइटिंग फ़ी, वो लोग जो एग्री करते हैं, अंडर राइटर हैं, कि अगर कंपनी के शेयर्स किसी और ने परचेज़ ना किए तो हम परचेज़ करेंगे, तो उनकी जो फ़ी है तो वो कहता है कंपनी में पे अंडर राइटिंग और अदर कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू शेयर इफ सो परमिटेड बाय आर्टिकल। दिस मीन्स दैट इफ शेयर्स आर इशूड एट पार द नेट अमाउंट रिसीव्ड विल बी बिलो पार वैल्यू, यानी कि वो कम वैल्यू पे, क्योंकि जो कुछ पैसे हैं उसमें से वो अंडर राइटिंग फ़ी अब डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, मे नॉट कर सकती है, लेकिन अगर करेगी तो जो परचेज करेगा वो ये एग्री करेगा कि वो शॉर्टफॉल पे करेगा और एक अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट भी पे करेगा। लेकिन अंडर राइटिंग फ़ी जो है वो जो शेयर कैपिटल उन्होंने इशू किया है, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर £1 का है, तो उसी के अंदर से अंडर राइटिंग फ़ी या कमीशन कंपनी पे कर सकती है, कंपनीज ऑर्डिनेंस अलाउ करते हैं। बोनस इशू क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मनी इज़ वर्थ, द प्राइस ऑफ द शेयर्स में बी पेड इन मनी और मनी इज़ वर्थ, यानी कि हम उसके बदले में कैश दें या कोई एसेट दे दें, इंक्लूडिंग गुडविल एंड नाउ हाउ इट नीड नॉट बी पेड इन कैश एंड द कंपनी में एग्री टू एक्सेप्ट अ नॉन कैश कंसिडरेशन, यानी कि कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है एसेट्स के अगेंस्ट भी, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए भी शेयर्स पे इशू कर सकती है। Private companies may issue shares for inadequate consideration provided the directors are behaving reasonably and honestly. अब कंसिडरेशन हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देख चुके हैं कि इनएडिक्वेट हो सकती है, उसका एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो रीज़नेबली एंड ऑनेस्टली बिहेव कर रहे हों, वो अपने किसी रिश्तेदार को कोई बेनिफिट ना दे रहे हों। शेयर्स फॉर एग्जांपल मार्केट में ₹10 का है, वो ₹8 का इशू कर रहे हैं, तो वो इशू कर सकते हैं। इसको कंपनीज एक्ट रोकता नहीं है, लेकिन डायरेक्टर को रीज़नेबली एंड ऑनेस्टली बिहेव करना चाहिए। The courts therefore have refused to overrule directors in their valuation of an asset acquiring for shares if it appear मतलब शेयर एक एसेट एक्वायर किया गया है, उसके बदले में शेयर इशू किए गए हैं। अब जो एसेट था वो ₹80,000 का था, लेकिन जो शेयर इशू किए गए हैं वो ₹1,00,000 के शेयर्स इशू कर दिए गए हैं, तो वो इनएडिक्वेट हुआ, एक्स्ट्रा पेमेंट की गई। लेकिन अगर उन्होंने रीज़नेबली एक्ट किया है तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देर आर स्ट्रिंजेंट रूल्स ऑन कंसिडरेशन फॉर शेयर्स इन पब्लिक कंपनीज, के पब्लिक कंपनीज जो हैं अगर शेयर्स इशू करेंगी तो उन पे कुछ रिस्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई होंगे। द कंपनी मस्ट एट द टाइम ऑफ लॉन्च रिसीट एट लीस्ट 1/4 ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ याद रखनी है कि 1/4 यानी कि एट लीस्ट 25% जो है वो पेड अप कैपिटल होना चाहिए, एंड द होल ऑफ एनी प्रीमियम, और सारे का सारा प्रीमियम जो है वो लाजमी रिसीव करना है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू का 25%। तो अगर वो अनपेड कैपिटल होगा कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में से होगा, नॉमिनल वैल्यू में से। एनी नॉन कंसिडरेशन कैश कंसिडरेशन एक्सेप्टेड मस्ट बी इंडिपेंडेंटली वैल्यूड, इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर्स जो हैं वो वैल्यू करें। नॉन कैश कंसिडरेशन may not be accepted as payment for shares if an undertaking contained in such consideration is to be or may be performed more than 5 years after the allotment। हमने एक एसेट खरीदना है,
हम उसके बदले में शेयर्स इशू कर रहे हैं और वो एसेट हमें 5 साल बाद मिलेगा, तो उस एसेट के बदले में हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। At time of the allotment, the allotee must undertake to perform their side of agreement within a specified period which must not exceed 5 years। कि अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है तो जो दूसरा बंदा है जिसको शेयर्स मिल रहे हैं, अलॉटी है जो, तो वो अपनी जो ड्यूटी है इनके, उसने एसेट अगर देना है या कोई और नॉन कैश कंसिडरेशन देनी है तो वो 5 साल से पहले पहले पे करेगा। If the allotee later fails to perform their undertaking to transfer property at due time, they become liable to pay cash for the shares when they default। An undertaking to do work or perform services is not be accepted as consideration। कि हम एक बंदे को शेयर्स दें और उसके बदले में वो हमें सर्विसेज दे, तो ये कंसिडरेशन के तौर पर कंसिडर नहीं होगा। A public company may however allot shares to discharge a debt in respect of services already rendered। कि हम शेयर्स दे के सर्विसेज मतलब एग्रीमेंट ये नहीं कर सकते कि आप सर्विसेज देंगे और हम आपको उसके बदले में शेयर्स देंगे, लेकिन सर्विसेज हम ले चुके हैं, उसकी पेमेंट करनी है, वो लाइबिलिटी है हमारी, उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। इफ पब्लिक कंपनी अगेंस्ट द अबव रूल एक्सेप्ट्स फ्यूचर सर्विसेज एज कंसिडरेशन, द शेयर होल्डर मस्ट पे द कंपनी इन कैश their nominal value plus any premium treated as paid up and interest at 5% on any such amount। कि कम फिर वो लाजमी है कि वो बंदा जो है कैश में पेमेंट करे, नॉमिनल वैल्यू प्लस एनी प्रीमियम ट्रीटेड एज पेड अप, नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम सारे का सारा, एंड इंटरेस्ट एट 5% ऑन एनी सच अमाउंट। क्योंकि उसने सर्विसेज के बदले में शेयर्स ले लिए लेकिन शेयर्स की पेमेंट नहीं की, तो जब बाद में वो पे करेगा तो नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम के पे करने के साथ साथ 5% इंटरेस्ट भी पे करेगा। Within 2 years of receiving its trading certificate, a public company may not receive a transfer of non-cash asset from a subscriber to the member। अगर ट्रेडिंग सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके 2 साल के बाद जो है कंपनी जो है वो सब्सक्राइबर से कोई नॉन कैश एसेट रिसीव करने को रिफ्यूज कर सकती है। दिस इज अनलेस इट्स वैल्यू इज लेस दैन 10% ऑफ द इशूड नॉमिनल शेयर कैपिटल एंड इट हैज बीन इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एंड एग्रीड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। may not receive a transfer of non-cash asset from a subscriber to the memorandum। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि 10% ऑफ इशूड नॉमिनल शेयर कैपिटल जो है उस एसेट की वैल्यू होनी चाहिए। अब हमने अगर एसेट लेना है, नॉन कैश कंसिडरेशन लेनी है, तो उस एसेट की जो वैल्यूएशन है वो हमने बात की कि वो इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर जो है वो करे। द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रूल डज नॉट अप्लाई टू एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड इन द कोर्सेज ऑफ टेक ओवर बिड। अगर हमने एक बोली लगाई है, उस बोली में हमने एक एसेट परचेज किया है, तो उस एसेट की वैल्यूएशन के लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए हमें इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर से एसेट को वैल्यूएट करवाना पड़ेगा। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो उसकी प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब जो शेयर प्रीमियम हमें मिला है उसको लेटर ऑन हम यूटिलाइज कर सकते हैं फुली पेड शेयर्स अंडर बोनस इशू, यानी कि हम शेयर्स बोनस इशू करें तो प्रीमियम शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दें। इशू एंड एक्सपेंस एंड कमीशन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू शेयर इशू, तो जो इशूएंस एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कि उस एक्सपेंस को प्रीमियम में से माइनस कर देंगे। तो ये दो मेन यूजेस हैं जो जिसके लिए हम प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। कंपनी बोरिंग लोन कैपिटल। अब इसमें जो पहली चीज़ है कि ये एक एम्प्लॉयड पावर है कंपनीज के पास, इनकी अंडरस्टूड बात है, एक्सप्रेसली ना भी कंपनी बोरिंग ये है कि कंपनी के पास एक एम्प्लॉयड पावर है कि कंपनी बोरो कर सकती है। अगर ये एक्सप्रेसली ना भी लिखा जाए, किसी आर्टिकल एसोसिएशन में ना लिखा हो, तो तब भी कंपनी बोरो कर सकती है। लेकिन इसमें जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी के पास जब कंपनी को डेलीगेट की जाएगी पावर टू बोरो, कंपनी डेलीगेट करेगी पावर अपनी बोरो करने की डायरेक्टर्स को, तो इट इज़ यूजुअल एंड एसेंशियल इन केस ऑफ कंपनीज whose shares are quoted on the stock exchange
टू इम्पोज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द बोरिंग अरेंज्ड बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं, कंपनी उनको पावर डेलीगेट कर सकती है, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी मे इन प्रिंसिपल बी अनएनफोर्सेबल, कि कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे द बोरोड मनी वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। यानी कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त होता है जब उसको साबित करना मुमकिन नहीं होता कोर्ट में। इट इज़ अ मनी बोरोड फॉर एन अल्ट्रा वायर्स, उन कामों के लिए मनी बोरो की गई जो कि कंपनी को अलाउड नहीं थे। एंड दिस इज़ नोन टू द लेंडर। अल्ट्रा वायर्स और रिस्ट्रिक्टेड पर्पजेज, जिन पर्पज़ के लिए कंपनी बोरो कर रही है वो अल्ट्रा वायर्स थी, रिस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन लेंडर को पता होने के बावजूद उसने लोन दे दिया, तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल है, कोर्ट के थ्रू वो उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता। द डायरेक्टर एक्सीड देयर बोरिंग पावर्स, जो लिमिट इम्पोज की गई है उससे एक्स्ट्रा उन्होंने बोरो कर ली है। However, in both cases, the lender will probably be able to enforce the contract if the contract is within the capacity of the company, but beyond the delegated powers of the directors, the company may ratify the loan contract. अगर कंपनी जो है उस लोन कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करती है, और रेटिफाई इसलिए कर सकती है कि कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कंपनी रेटिफाई नहीं कर सकती। has determined that if company has power to borrow, it also has power to create a charge। अब चार्ज क्या होता है वो हम आगे देखेंगे उसको। इसी तरह कंपनी के पास पावर है कि वो उस लोन के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर सकती है। पर्सनल गारंटीज, जब लोन लिया जाए तो अगर उसके अगेंस्ट पर्सनल गारंटीज हैं, कोई एक इंडिविजुअल जो है वो पर्सनल गारंटी देता है, तो वो लोन जो है वो पर्सनल उसकी वेल्थ में से पे किया जाएगा। दिस इज नोन एज रिक्वेस्टिंग अ पर्सनल गारंटी which is promised by a person to assume a debt obligation in the event of non-payment by a borrower। Personal guarantees are means of protecting the lender। तो वो जो पर्सन गारंटी दे रहा है, फिर वो उसकी ऑब्लिगेशन होगी कि अगर कंपनी लोन पे नहीं कर सकती तो उसकी पर्सनल वेल्थ को यूटिलाइज करके लोन रीपे किया जाएगा। अब लोन कैपिटल जो है वो क्या है, बेसिकली डिबेंचर्स हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो डिबेंचर इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक बंदा जो है वो एक्नॉलेज करता है, तो इस केस में वो कंपनी है जो कि लोन ले रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, तो डिबेंचर एक रिटन एग्रीमेंट है, एक्नॉलेजमेंट है, एफिडेविट है कि हमने लोन लिया है, उस पर हम इतना इंटरेस्ट पे करेंगे और इन टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन लिया गया और कब जो है वो रीपे किया जाएगा। डिबेंचर में क्रिएट अ चार्ज ओवर द कंपनीज एसेट एज सिक्योरिटी, उसके अगेंस्ट चार्ज भी हो सकता है। चार्ज क्या है वो बाद में हम देखते हैं। डिबेंचर की जो है वो तीन मेन टाइप्स हैं। सिंगल डिबेंचर, a company obtains a secured loan or overdraft facility from its bank, the latter is likely to insist that the company seals the bank's standard form of debenture। बैंक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है अब डिबेंचर, तो वो 10 लाख का लोन है तो एक ही डिबेंचर जो है वो 10 लाख का होगा। डिबेंचर्स इशूड एज सीरीज एंड यूजुअली रजिस्टर्ड, डिबेंचर्स हैं 100 के डिबेंचर हैं, वो सीरीज़ में इशू किए जाते हैं, लोग परचेज़ करते हैं, यानी कि कंपनी को लोन देते हैं और उसके बदले में क्या कहते हैं कम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कंपनी से। वो डिबेंचर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल है मार्केट में, आप किसी भी टाइम पे उनको सेल कर सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर स्टॉक सब्सक्राइब टू बी अ लार्ज नंबर ऑफ लेंडर्स, पब्लिक को इस सीरीज ऑफ डिबेंचर्स जो हैं वो क्या कहते हैं हर दफ़ा एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है उसके जो है वो सीरीज डिबेंचर इशू कर रही होती है। डिबेंचर स्टॉक सब्सक्राइब बाय लार्ज नंबर ऑफ लेंडर्स, तो जनरल पब्लिक को छोटी अमाउंट के डिबेंचर्स दिए इशू किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। उसमें से कोई 100 डिबेंचर ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, उस हिसाब से कंपनी को वो लोन पे कर दे रहा होता है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर स्टॉक मस्ट बी क्रिएटेड यूजिंग अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड थ्रू दो सिंगल एंड सीरीज डिबेंचर में आल्सो यूज अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। नॉर्मली डिबेंचर स्टॉक जो है सिंगल जो डिबेंचर है उसके अगेंस्ट ट्रस्ट डीड होती है, एक एग्रीमेंट होता है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है।
मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड फॉर डिबेंचर स्टॉक। अब डिबेंचर ट्रस्ट डीड अगर लिखी जाती है, ठीक है, क्योंकि डीड क्या था, वो रिटर्न एग्रीमेंट थे जो कि लाजमी हैं, तो उसमें जो एग्रीमेंट में जो शराइत होंगी वो क्या होंगी, द अपॉइंटमेंट यूजली ऑफ ट्रस्टी फॉर प्रोस्पेक्टिव डिबेंचर स्टॉक होल्डर्स। द ट्रस्टी यूजली अ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका ट्रस्टी कौन होगा वो ट्रस्ट डीड में लिखा जाता है। द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर, उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, विच इज़ द मैक्सिमम अमाउंट विच मे बी रेज्ड देन और लेटर। If the debenture stock is secured, the deed create a charge or charges over the assets of the company. The trustee is authorized to enforce the security in case of default, क्योंकि उस एसेट को सेल करके डिबेंचर लोन की अमाउंट रिकवर की जाएगी। The company enters into various covenants, for instance, to keep the assets fully insured or to limit its total borrowing. Breach is default by the company. अब कंपनी जो है वो कोवेनेंट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसमें प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस नहीं होता, और कोवेनेंट्स जो हैं वो उनके लिए भी शर्त ये थी कि वो इन रिटर्न होने चाहिए। अब वो कोवेनेंट क्यों लिखा गया, टू कीप इट्स एसेट फुली इंश्योर्ड, इंश्योरेंस एग्रीमेंट था उसके लिए। अब उसके लिए जो कंपनी प्रीमियम वगैरह पे कर रही है, टू लिमिट्स इट्स टोटल बोरिंग्स के, इससे ज़्यादा बोरिंग नहीं कर सकते। अब अगर कोवेनेंट को ब्रीच किया जाएगा तो इसको कंपनी का डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाएगा। देयर में बी elaborate provisions for transfer of stock and meetings of debenture stock holders। मतलब ये लिखी जा सकती हैं कि ट्रांसफ़र कैसे किया जाएंगे डिबेंचर्स, या जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग से रिलेटेड क्या शराइत हैं। डिबेंचर ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड फॉर डिबेंचर स्टॉक, ट्रस्टी विद अप्रोप्रिएट पावर्स कैन इंटरवीन प्रॉम्प्टली इन केस ऑफ डिफॉल्ट। वो फ़ौरन जो ट्रस्टी है वो इंटरवीन कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही हो। सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट चार्ज वगैरह आ सकता है। द कंपनी कैन कॉन्टैक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव एडवेंचर होल्डर विद whom it can negotiate. By calling a meeting of debenture holders, the trustee can consult them and obtain a decision binding on them all. A debenture holders will be able to enjoy the benefit of legal mortgage over the company's land. रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, इस तरह जिस तरह रजिस्टर ऑफ मेंबर्स था उसी तरह रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है। तो कंपनी लॉ डज नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायर, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवर कंपनी इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर बाय डिबेंचर्स और डिबेंचर ट्रस्ट डीड when debentures are issued as a series or when debenture stock is issued। यानी कि डिबेंचर सीरीज के में इशू किए जाएं या डिबेंचर स्टॉक इशू किया जाए तो इन दैट केस डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। रेगुलेशंस कौन सी अप्लाई होंगी, द कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप द रजिस्टर एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एन एड्रेस नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार। रजिस्टर्ड ऑफिस पे वो रजिस्टर रखना ज़रूरी है। द रजिस्टर मस्ट बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रस्ट डीड प्रोवाइड अदरवाइज। कोई भी बंदा उसको देख सकता है अनलेस के कॉन्स्टिट्यूशन में या ट्रस्ट डीड में उसे मना कर दिया गया हो। एनी पर्सन में obtain a copy of the register or part of it for a fee। A holder of debenture issued under a trust deed may require the company to supply them with a copy of the deed. Under the Companies Act, a company has 5 days to respond to an inspection request or seek exemption to do so from the court। 5 दिनों के अंदर या तो वो उसको अलाउ करेगी या कोर्ट से वो अपील करेगी कि हम नहीं दिखाना चाहते। The register should properly kept in accordance with the requirement of Companies Act। तो ये जनरल प्रोविजंस हैं सारी। Rights of debenture holders both own transferable company securities which are usually long-term investments in the company. Issue procedures is much same। ये भी खैर जनरल बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर में फ़र्क क्या है, रोल क्या है शेयर होल्डर्स के पास, ओनर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, डिबेंचर होल्डर के पास नहीं होते। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, डिबेंचर्स कॉस्ट डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा और डिबेंचर होल्डर को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से मिलेगा। रिडेम्पशन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कब शेयर्स रिडीम किए जा सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लिक्विडेशन के टाइम पे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे होगा, बाद में शेयर होल्डर्स को पे होगा।
एडवांटेजेस क्या हैं, इजीली ट्रेडेड हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, मे हैव टू पे, में ये ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो डिबेंचर्स के हैं। अब हम बात की थी हमने चार्ज की, तो अब चार्ज बेसिकली है क्या, इज एन encumbrance upon real or personal property granting the holder certain rights over the property। अब मैंने एक बंदे से लोन ले लिया, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करवा दी, तो अब उस बंदे के पास ये राइट है कि मैं अगर लोन रीपे नहीं करता तो वो मैं मेरी प्रॉपर्टी सेल करके अपना लोन रिकवर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड चार्ज। दे आर ऑफन यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर डेट ओड बाय टू द चार्ज होल्डर। तो हमने एक किस्म का उसको चार्ज कर दिया, चार्ज दे दिया। चार्ज सिक्योर्ड ओवर अ कंपनीज एसेट गिव्स टू द क्रेडिटर अ प्रायर क्लेम टू पेमेंट ऑफ द डेट आउट ऑफ दोज एसेट्स। अब जो एसेट हमने प्लेज करवाए होंगे वो सबसे पहले उन एसेट को सेल करके वो वाला लोन रीपे किया जाएगा। अब कुछ लोन्स पे चार्ज होता है और कुछ लोन्स पे चार्ज नहीं होता, तो एसेट को अगर हमने चार्ज है उस पर, तो पहले वो एसेट सेल करके वो लोन ही रीपे किया जाएगा। अब चार्जेस जो हैं वो दो तरह के हैं। फिक्स चार्ज, उसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है उसको सिक्योर किया जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एसेट ऑफ अ कंपनी। अब जब भी ये कंपनी वाइंड अप होगी तो वो जो फिक्स्ड चार्ज है वो जिस एसेट के अगेंस्ट है, उस एसेट को अगर बेचा जाएगा तो वो जो जिस लोन के अगेंस्ट वो प्लेज हुआ हुआ था वही लोन सबसे पहले रीपे होगा। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचेगी तो फिर बाकी लोन्स को रीपे करने के लिए या शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए यूज होगा। इफ द कंपनी disposes of the charged asset, it will either repay the secured debt out of the proceeds of sale so that the charge is discharged at the time of sale, or pass the asset over to the purchaser still subject to the charge। कि वो बेचेगी अगर तो वो बेच के जो पैसे मिले हैं उससे वो लोन क्लियर करेगी, या एसेट ही उस बंदे को देगी जिससे लोन लिया हुआ है। फ्लोटिंग चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस में ये होता है कि कोई पर्टिकुलर एसेट फिक्स अप नहीं करते हम। फॉर एग्जांपल हम इन्वेंट्री है 10 लाख रुपए की प्लेज करवा देते हैं, 10 लाख। अब इन्वेंट्री जब प्लेज होगी तो ये बात भी एक नॉर्मल रूटीन होती है कि जितनी अमाउंट का एसेट है, जितनी वैल्यू का एसेट है, प्रॉपर्टी उतनी वैल्यू की नहीं प्लेज होती, उससे ज़्यादा वैल्यू की प्लेज होती है। लेकिन इस केस में ये है कि हमें ये बाउंड नहीं है कि हमने कुछ इन्वेंट्री जो है वो अलहदा से एक गोदाम के अंदर उसको हमने बंद कर देना है, उसको हम सेल ही नहीं कर सकते। बल्कि ये है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्वेंट्री सेल परचेज होती रहती है। लेकिन अगर हमने 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री प्लेज करवाई हुई है तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो किसी भी टाइम पे 10 लाख से कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्लोटिंग चार्ज में कोई एक पर्टिकुलर एसेट जो है वो हम प्लेज नहीं करवाते, उस पर कोई पर्टिकुलर एसेट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, तो फ्लोटिंग चार्जेस जो है वो नॉर्मली रिसीवेबल्स पे या इन्वेंट्री पे होते हैं। रिसीवेबल्स भी हैं तो वो हम अमाउंट रिसीव, ये नहीं है कि फ़लाँ रिसीवेबल है उससे हमने पैसे लेने हैं, तो अगर हमने उसके अगेंस्ट चार्ज आ गया है तो अब हम पैसे ले ही नहीं सकते, उस रिसीवेबल को डिक्रीज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अमाउंट जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पे रहनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ्लोटिंग चार्ज है या फिक्स चार्ज है, तो ये भी एक इशू है। चार्जेस often do not wish to identify a charge as being floating as it may get paid later than preferential debt in insolvency proceeding। अब जब इशू क्रिएट होगा तो हर बंदा ये क्लेम करना शुरू कर देगा कि ये फिक्स्ड चार्ज था। फिक्स्ड चार्ज में असल में ये है कि प्रायोरिटी है, उस एसेट को बेच के सबसे पहले उस बंदे को पे किया जाएगा, तो हर बंदा ये कोशिश करेगा कि उसका जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। अब अगर डिस्प्यूट रेज हो जाएगा तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि चार्ज फ्लोटिंग है या फिक्स्ड है। वो कहते जनरल रूल इज दैट अ चार्ज ओवर एसेट विल नॉट बी रजिस्टर्ड एज फिक्स्ड इफ इट envisages that the company will still be able to deal with the charged asset without reference to the chargee। तो नॉर्मली अगर कंपनी उस एसेट में डील कर सकती है, जैसे इन्वेंट्री है उसको सेल कर सकती है विदाउट इन्फॉर्मिंग द चार्जी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये फ्लोटिंग चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज नहीं है। लेकिन इस जनरल रूल में एक्सेप्शन क्या है, चार्ज ओवर सर्टेन फिक्स्ड एसेट वाज अ फ्लोटिंग चार्ज इवन दो द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू obtain द चार्जेस परमिशन बिफोर डीलिंग विद द एसेट।
The court decided that the charge in dispute was a fixed charge. The asset did not in the ordinary course of business charge from time to time. This was despite the company. तो इसमें फर्दर खैर उसने एक्सप्लेनेशन नहीं, केस जो है वो और है। तो सिंपल बात ये याद रखनी है कि अगर कंपनी जो है वो डील कर सकती है विदाउट इन्फॉर्मिंग द चार्जी, तो उसको हम फ्लोटिंग चार्ज कंसीडर करेंगे। दूसरा है चार्जेज ओवर receivable. Charges expressed to be fixed which cover present and future receivables are particularly tricky. Again, the general rule applies if the company is allowed to deal with the money collected from customers without, मतलब पैसे रिसीवेबल से ले लिए और वो पैसे हमने चार्जी को पे नहीं करने हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे फ्लोटिंग चार्ज कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर रिसीवेबल से पैसे रिसीव हो गए हैं और वो हमने लोन को रीपे करने के लिए यूज़ करनी है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो फिर फिक्स चार्ज कंसिडर होगा। क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग चार्ज इज ऑफन क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस वर्ड। फ्लोटिंग चार्ज जो है वो नॉर्मली एक्सप्रेस होता है, इम्प्लाइड नहीं होता। However, no special forms of word is essential if company gives to charge rights over its asset while retaining freedom to deal with them in ordinary course of business. अब फ्लोटिंग चार्ज में क्या हो रहा है और फिक्स चार्ज में क्या हो रहा है? फिक्स चार्ज में हम एसेट में डील नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगी वो हमने चार्जी को देनी है। फ्लोटिंग चार्ज में हम डील कर सकते हैं एसेट में। अब किस टाइम पे फ्लोटिंग चार्ज जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी कि अब आप फर्दर उस एसेट में डील नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज अकर्स व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज, दैट इज फिक्स चार्ज ऑन द एसेट ओन्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि कंपनी अब उस एसेट में फर्दर डील नहीं कर सकती। तो अगर फ्लोटिंग चार्ज जो है फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। कब कब होता है? लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो जितने फ्लोटिंग चार्जेस हैं वो सारे फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेसेशन ऑफ द कंपनीज बिजनेस, कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई लेकिन बिजनेस बंद कर दिया उसने, तब भी। एक्टिव इंटरवेंशन बाय द चार्जी जनरली बाय वे ऑफ अपॉइंटिंग अ रिसीवर, जो है चार्जी है जिसने पैसे लेने हैं वो एक्टिवली इंटरवीन करता है, अपनी तरफ से रिसीवर पॉइंट कर देता है कि मुझे पैसे रिकवर करके दो, ड्यू डेट आ चुकी है, तो तब भी जो फ्लोटिंग चार्ज है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इफ द चार्ज कॉन्ट्रैक्ट सो प्रोवाइड व्हेन नोटिस इज गिवन बाय द चार्जी दैट द चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चार्जी को ये अलाउ किया हुआ है कि वो नोटिस हम अगर देगा तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तब भी हो जाएगा। द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अनदर फ्लोटिंग चार्ज इफ इट कॉजेज द कंपनी टू सीज बिजनेस, कोई और फ्लोटिंग चार्ज था वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया जिसकी कंपनी की वजह से कंपनी को बिजनेस बंद करना पड़ा है, तो तब भी जो है वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा। Floating charge contracts sometimes make a provision for automatic crystallization. This is where the charge is to crystallize when specified event such as breach of some term by company occurs, regardless of whether the chargee learns of the event. The chargee wants to enforce the charge as a result of the event. कि कोई भी एक इवेंट हुआ है, कोई एक मेन कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो ब्रीच हुई है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि अगर ऐसा हुआ तो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा, बेशक चार्जी को पता ना हो, और अगर उसको पता हो और वो इसको इन्फोर्स ना भी करना चाहता हो, तब भी ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगी। Such clauses have been accepted by the courts if they state that on the event happening, the floating charge is converted to fixed one. कंपैरिजन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज। अब फिक्स चार्ज जो है उसको प्रायोरिटी होती है फ्लोटिंग चार्जेस से। अगर एक एसेट जो है उस पर फिक्स चार्ज है तो उस एसेट को बेच के सबसे पहले जो फिक्स चार्जी है उस फिक्स चार्ज है तो उस चार्जी को जो है वो पेमेंट की जाएगी, फ्लोटिंग चार्ज को बाद में पेमेंट होगी। प्रिंसिपल डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। द होल्डर ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कैन नॉट बी सर्टेन अनटिल चार्ज क्रिस्टलाइजेज, कि कब उसको पैसे मिलेंगे, जब तक चार्ज फिक्स नहीं होता तब तक वो सर्टेन नहीं होता। इवन व्हेन फ्लोटिंग चार्ज हैज़ क्रिस्टलाइज्ड ओवर एन आइडेंटिफाइड पूल ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स जो हैं वो पूल है, एक एसेट नहीं है, 6 एसेट्स हैं। उन 6 एसेट्स पे एक फ्लोटिंग चार्ज था जो क्रिस्टलाइज हो गया। द चार्ज होल्डर में फाइंड देमसेल्व्स पोस्टपोन टू द क्लेम ऑफ अदर क्रेडिटर्स एज फॉलोज।
अब उन 6 एसेट्स पे जो क्रेडिटर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। अब कंपनी वाइंड अप होगी, उन 6 एसेट्स से रिलेटेड जो फ्लोटिंग चार्जेस थे वो क्रिस्टलाइज हो गए। तो अब सबसे पहले किसको पे होगा? उन 6 एसेट्स को बेचा जाता है तो सबसे पहले किसको पे होगा, बाद में किसको पे होगा, इसको समझना ज़रूरी है। जजमेंट क्रेडिटर और लैंडलॉर्ड हु हैज सीज्ड गुड्स एंड सोल्ड देम मे रिटेन द प्रोसीड्स इफ रिसीव्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रिसीवर। एक क्रेडिटर था, उसके पास लैंड थी, उन 6 एसेट्स में से एक एसेट जो है वो क्रेडिटर के पास, किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिटर के पास था, उसने वो बेच दिया और उसके पास पैसे रुक गए। अब बाकी लोगों का भी उन एसेट्स पे, बाकी क्रेडिटर का भी राइट है, लेकिन वो अपने पास वो पैसे रख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली सबसे पहले पेमेंट उसको पास होगी कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रिसीवर से पहले पहले अगर किसी ने एसेट बेच के पैसे रिकवर कर लिए तो वो पैसे उसके हो गए। Preferential debt such as wages may be paid out of assets subject to the floating charges unless there are other uncharged assets available for this purpose. अगर और कोई एसेट है ही नहीं है तो जो प्रेफरेंशियल डेट्स हैं उनको यू पे किया जा सकता है। उन एसेट्स को बेच के उनकी प्रोसीड से वो पेमेंट की जा सकती है जिन एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज था। यानी कि प्रेफरेंशियल डेट्स जो हैं उनको भी फ्लोटिंग चार्ज से पहले पे किया जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई अनचार्ज एसेट अवेलेबल ही ना हो। आपके पास सारे एसेट्स जो हैं उन पे फ्लोटिंग चार्ज है तो प्रेफरेंशियल डेट्स जो हैं वो पहले पे किए जाएंगे, फ्लोटिंग चार्ज के जो लोन्स हैं वो बाद में पे किए जाएंगे। होल्डर ऑफ फिक्स चार्ज ओवर द सेम एसेट विल यूजली हैव प्रायोरिटी, वो पहले बात कर चुके हैं। Creditor may have sold goods and deliver them to the company on condition that they are to retain legal ownership until they have been paid। तो ऐसे क्रेडिटर को, अब वो इन्वेंट्री हमारे पास आ गई, उस पर फ्लोटिंग चार्ज है, तो वो क्रेडिटर जिन्होंने ये टर्म रखी हुई थी कि हम चीज़ें दे तो रहे हैं लेकिन उसकी लीगल ओनरशिप हमारी होगी, तो उस पर जो फ्लोटिंग चार्ज है तो उसकी अगर पेमेंट होगी तो पहले उस क्रेडिटर को पे होगा, बाद में चार्जी को पेमेंट होगी। A floating charge may become invalid automatically if the company creates the charge to secure an existing debt and goes into liquidation within a year thereafter। कि अगर एक एग्जिस्टिंग डेट है उसको सिक्योर करने के लिए फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया और उसके 1 साल के अंदर अंदर कंपनी लिक्विडेट हुई है तो वो फ्लोटिंग चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड होगा। द पीरियड इज ओनली 6 मंथ्स विद अ फिक्स चार्ज, जबकि फिक्स चार्ज जो है वो 6 महीनों के अंदर लिक्विडेट, अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेट होती है तो तब वो इनवैलिड होता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ और उसके 1 साल एग्जिस्टिंग डेट पे लोन पहले लिया गया, फ्लोटिंग चार्ज बाद में क्रिएट किया गया, तो वो कंपनी अगर 1 साल के अंदर अंदर लिक्विडेट होती है तो फ्लोटिंग चार्ज इनवैलिड हो जाएगा, 6 महीनों के अंदर अंदर लिक्विडेट होती है तो फिक्स चार्ज भी इनवैलिडेट हो जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस, तो सबसे पहले जो है वो फिक्स चार्ज पे किया जाएगा, उसके बाद जो है वो फ्लोटिंग चार्ज पे किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स चार्ज रैंक अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ देयर क्रिएशन, तो जो सबसे पुराना फिक्स चार्ज होगा वो सबसे पहले और बाद वाला बाद में पे होगा। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड बिफोर द फिक्स चार्ज विल ओनली टेक प्रायोरिटी व्हेन द लेटर वाज created the fixed charge had notice of clause in the floating charge that prevents a later prior charge। अगर फ्लोटिंग चार्ज पहले क्रिएट हुआ है, फिक्स चार्ज बाद में क्रिएट हुआ है। अब फिक्स चार्ज होल्डर को ये पता था कि फ्लोटिंग चार्ज जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो फिर फ्लोटिंग चार्ज की प्रायोरिटी होगी ओवर फिक्स चार्ज। लेकिन अगर उसको नोटिस नहीं दिया जाएगा तो फिर फिक्स चार्ज बेशक फ्लोटिंग चार्ज से बाद क्रिएट हो, फिक्स चार्ज की प्रायोरिटी होगी। फिक्स चार्ज क्रिएटेड बिफोर अ फ्लोटिंग वन हैज़ प्रायोरिटी, वो तो ऑटोमेटिक है। टू फ्लोटिंग चार्जेस टेक प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ क्रिएशन, जो फ्लोटिंग चार्ज पहले क्रिएट होगा उसको पेमेंट के टाइम पे पहले पेमेंट की जाएगी। हाँ जी, उसके बाद एक फ्लोटिंग चार्ज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड अ फिक्स चार्ज ओवर द सेम प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड लेटर, फिक्स चार्ज जो है उसको प्रायोरिटी होगी। दिस इज अनलेस द फिक्स चार्ज होल्डर न्यू द फ्लोटिंग चार्ज, अगर फिक्स चार्ज होल्डर को पता था कि फ्लोटिंग चार्ज उसी प्रॉपर्टी पे एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर फ्लोटिंग चार्ज को प्रायोरिटी होगी। द फिक्स्ड चार्ज रैंक फर्स्ट सिंस इट इज अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन
but the floating charge attaches at the time of crystallization. अब ये मेन चीज़ है कि फिक्स चार्ज जो है वो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जो है वो अटैच कंसिडर किया जाता है प्रॉपर्टी से, जबकि फ्लोटिंग चार्ज जो है वो उस वक्त प्रॉपर्टी के साथ अटैच होता है जब वो क्रिस्टलाइज हो जाए, और क्रिस्टलाइजेशन की कंडीशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब फ्लोटिंग चार्ज जब क्रिएट होता है उस वक्त वो प्रॉपर्टी के साथ अटैच कंसिडर नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है उसमें कंपनी डील कर सकती है, जबकि फिक्स चार्ज एट टाइम ऑफ क्रिएशन ही जो है वो प्रॉपर्टी के साथ अटैच हो जाता है। Once a floating charge has crystallized, it becomes a fixed charge, and a fixed charge created subsequently ranks after it. तो अब चूंकि जो चार्जी है उसको पता था, अब प्रॉपर्टी फ्लोटिंग चार्ज जब क्रिस्टलाइज हुआ तो वो भी फिक्स चार्ज बन गया, तो फिक्स चार्ज अब जो पहले क्रिएट हुआ था वो उसको की रैंकिंग फर्स्ट होगी। Negative pledge clause. A floating charge holder may seek to protect themselves against losing the property by including a term of their floating charge, a prohibition against the company creating fixed charge over the same property, sometimes called a negative pledge clause. मतलब नेगेटिव प्लेज क्लास की डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि जिस टाइम पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है उसी वक्त जो चार्जी है वो टर्म एग्रीमेंट में एक एंटर कर देता है कि सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई फिक्स चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं किया जाएगा, तो इस क्लास को जो है वो नेगेटिव प्लेज क्लास कहा जाता है। इफ़ द कंपनी ब्रेक्स दैट प्रोहिबिशन, द क्रेडिटर टू होम द फिक्स चार्ज इज गिवन नॉनथलेस ऑब्टेन्स प्रायोरिटी। अगर बाद में कंपनी जो है वो ब्रेक करती है इस क्लास को और फिक्स चार्ज क्रिएट कर देती है तो फिक्स चार्ज होल्डर को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, अनलेस एट द टाइम व्हेन देयर चार्ज इज क्रिएटेड दे हैव एक्चुअल नॉलेज ऑफ द प्रोहिबिशन। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि फिक्स चार्ज होल्डर को प्रोहिबिशन का पता होना चाहिए। अगर फिक्स चार्ज होल्डर को पता नहीं था तो अगेन प्रायोरिटी जो है, बेशक नेगेटिव प्लेज क्लास इंट्रोड्यूस कर दी गई है, प्रायोरिटी जो है वो फिक्स चार्ज होल्डर को ही होगी। सेल ऑफ चार्ज एसेट, तो अभी हमने बात की थी कि फ्लोटिंग चार्जेस में एसेट को सेल करके लाजमी नहीं है कि कैश जो है वो चार्जी को दी जाए, लेकिन फिक्स चार्ज में ऐसा नहीं होता। इफ़ द कंपनी सेल्स द चार्ज एसेट टू अ थर्ड पार्टी द फॉलोइंग रूल अप्लाई। चार्जी विद द फिक्स चार्ज स्टिल हैज़ रिसोर्सेज रिकोर्स टू द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द थर्ड पार्टी, द चार्ज इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड विद द प्रॉपर्टी। चार्ज जो है वो ख़त्म नहीं होगा, चार्ज ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो जो है ट्रांसफ़र होगी तो उसके साथ ही जो है वो चार्ज भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉपर्टी ओनली रिमेन्स चार्ज बाय फ्लोटिंग चार्ज इफ़ द थर्ड पार्टी हैड नोटिस ऑफ इट व्हेन दे एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। अब फिक्स चार्ज में जो है वो चार्ज विद द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में चार्ज तब ट्रांसफ़र होगा जब जो बंदा प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसको ये पता हो कि इस प्रॉपर्टी पे फ्लोटिंग चार्ज है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल चार्जेस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 21 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ विद द रजिस्ट्रार। जिस डेट को क्रिएट होगा विद इन 21 डेज रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होगा। सर्टन टाइप्स ऑफ चार्जेस क्रिएटेड बाय द कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 21 डेज with the registrar by either the company or a person interested. Charges securing a debenture issue and floating charges are specifically registrable. Other charges that are registrable include charges on वो different types हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा जी? द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द चार्जेस, बट द चार्ज में आल्सो बी रजिस्टर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एप्लीकेशन बाय अनदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द चार्ज। The registrar should be sent the instrument by which the charge is created or evidence, for example debenture. The registrar also has to be sent, या वो contract हो सकता है, also has to be sent by prescribed particulars of the charge, the date when the charge was created, the amount of the debt which it secures, short particulars of the property to which the charge applies, the person entitled to it। ये information आपने registrar को provide करनी है। The registrar files the particulars in the company's charges register and notes the date of delivery. They are also issue a certificate which is conclusive evidence that the charge has been duly registered. The 21-day period for registration runs from the creation of the charge or acquisition of property charged and not from the making of the loan for which the charge is security. Creation of charge is usually affected by execution of
डॉक्यूमेंट, जिस वो डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। Rectification of register of changes, a mistake or omission in registered particulars can only be rectified by the court ordering an extension of the period for registration and with the subsequent rectification of the register। ये कोर्ट ऑर्डरिंग से ही कोर्ट ही ऑर्डरिंग करेगी इसकी कि एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन वो कर सकती है एंड विद द सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर। द कोर्ट विल ओनली मेक द ऑर्डर इफ द एरर or omission was accidental or if it is just and equitable to do so। कोर्ट वैसे इंटरवीन नहीं करेगी, अगर वो एक्सीडेंटल था, जानबूझ के नहीं किया गया था, तो तभी कोर्ट इंटरवीन करेगी। फेलियर टू डिलीवर पर्टिकुलर्स, द ड्यूटी टू डिलीवर पर्टिकुलर फॉल्स अपॉन द कंपनी, लेकिन दूसरा बंदा भी कर सकता है, लेकिन मेन ड्यूटी जो है वो कंपनी है की है। इफ़ नो वन डिलीवर्स पर्टिकुलर्स विद इन 21 days द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर आर लाइबल टू फाइन। नॉन डिलीवरी इन टाइम पीरियड results in charge being void against the administrator, liquidator or any creditor of the company। कि अगर इन टाइम पीरियड नॉन डिलीवरी होती है तो चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगा। नॉन डिलीवरी ऑफ चार्ज मीन्स दैट सम सिक्योर्ड बाय इट इज पेएबल फोर्थ विद ऑन डिमांड। अब अगर चार्ज जो है वो वाइड हो गया तो अब जो बंदा है जिसने लोन दिया हुआ है वो फौरी तौर पर लोन डिमांड कर सकता है और वो पेएबल होगा। द रूल्स गवर्निंग लेट डिलीवरी आर द सेम एज गवर्निंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्दर पर्टिकुलर दैट इज अ कोर्ट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अ चार्ज कैन ओनली बी रजिस्टर्ड लेट इफ इट डज नॉट प्रेजुडाइज द क्रेडिटर्स आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उनको कोई फर्क ना पड़े। देयरफॉर अ करेक्टली रजिस्टर्ड फिक्स चार्ज हैज़ प्रायोरिटी ओवर अ फिक्स चार्ज क्रिएटेड अर्लियर बट रजिस्टर्ड आफ्टर इट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक फिक्स चार्ज जो है वो क्रिएट पहले हुआ है लेकिन रजिस्टर बाद में हुआ है तो प्रायोरिटी किसकी होगी? अ फिक्स चार्ज हैज़ प्रायोरिटी ओवर अ फिक्स चार्ज क्रिएटर अर्लियर बट रजिस्टर्ड आफ्टर इट। तो जो पहले रजिस्टर होगा उसको प्रायोरिटी होगी इफ़ दैट चार्ज इज़ रजिस्टर्ड लेटर। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो फिर डेफिनेटली जो बंदा लोन दे रहा है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी कि जल्दी से जल्दी जो है वो चार्ज रजिस्टर हो। तो अगर क्रिएट पहले हुआ है रजिस्टर बाद में हुआ है तो जो पहले रजिस्टर हुआ है उसको प्रायोरिटी होगी। राइट्स ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, अ सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर may enforce the security, they may take possession of the asset subject to charge if they have fixed charge, if they have floating charge they may only take possession if the contract allows। फिक्स चार्ज पे वो एसेट की पोजेशन ले सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि कंपनी लिक्विडेट हो गई है या बंद हो जाएगी या ड्यू डेट आ गई है, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में वो तभी पोजेशन ले सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करे। सेल इट प्रोवाइडेड द डिबेंचर इज एग्जीक्यूटेड एज डीड, डिबेंचर अगर एक डीड के तौर पर एग्जीक्यूट हुआ है तो वो एसेट को प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। अप्लाई टू द कोर्ट फॉर इट्स ट्रांसफर टू देयर ओनरशिप बाय foreclosure orders, rarely used and only available to a legal chargee। Appoint a receiver of it provided an administration order is not in effect, or appoint an administrator without needing to apply to the कोड। ये बेसिकली कंपनी वाइंडिंग अप से रिलेटेड इशू है लेकिन वो अपॉइंट कर सकते हैं रिसीवर या लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट ना हुआ हो और अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट नीडिंग टू अपॉइंट अप्लाई टू द कोर्ट। यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग टू द कोर्ट।